भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोग कितनी देर आए हैं अपने घर से बता के, कितनी देर तक लौटना है? कोई बहुत जल्दीबाजी तो नहीं है? विधायिका मैडम बैठी हैं, महापौर मैडम बैठी हुई हैं, कोई कार्यक्रम तो नहीं मैडम? अच्छा कप्तान साहब के भी कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, बिजनेस शेड्यूल में से आए हुए हैं। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। आइए हम सब लोग आंख बंद करके अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हम सरस्वती वंदना आज करते हैं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हम आज भी तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हाथ में रक्षा पहनते हैं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हमारी माताएं और बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं। छत्रपति शिव और भी अभी अपने सभी उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, परेशानियां झेली, इवन जजिया भी दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, और जिनके कारण हम उपाध्याय, पांडे, शुक्ला, यादव, पटेल, त्रिवेदी, गुप्ता, चतुर्वेदी, सर्राफ, पोद्दार आज हम बने हुए हैं। ये जो कुछ हम हैं, जो हमारा सरनेम है, ये हमारा नहीं है, हमारे उन पूर्वजों का है। अगर उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया होता और डर गए होते तो आज हमारा नाम भी कुछ और होता, हमारी पहचान भी कुछ और होती, हमारी परंपरा भी कुछ और होती, हमारा रीति रिवाज कुछ और होता, हमारा त्यौहार भी कुछ और होता, हमारा सोचने का तरीका भी कुछ और होता। सब कुछ बदल गया होता। तो इसलिए आज हम जहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अपने उन पूर्वजों के कारण कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मित्र सराफ जी, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे दिल्ली से बुलाया। सामने विधायिका साहिबा बैठी हैं, मेयर साहिबा बैठी हैं, कप्तान साहब और भी जितने भी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूँ। ये ब्रह्मपुर की कार्यक्रम हो रहा है, पहले होता था 9 दिन का, बंद हो गया, अभी फिर शुरू हुआ। आपने शुरू किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपने जो विषय रखा है राम राज्य, आखिर पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, राम राज्य की ही बात क्यों होती है? कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, चंद्रगुप्त राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती। राजा तो बहुत हुए, 5000 साल पहले भी राजा हुए, 2000 साल पहले भी राजा हुए, 3000 साल पहले भी राजा हुए। विक्रमादित्य राज्य की बात क्यों नहीं होती? राम राज्य की ही बात क्यों होती है? आपको राम राज्य को समझना है तो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए। नहीं दरिद्र को दुखी न दीन्हा, कोई दरिद्र और दुखी था ही नहीं, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन, कोई अनपढ़ अनाड़ी भी नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। एक नारी व्रत, जरा सोचिए, 2024 में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो कब आएगा? एक नारी व्रत, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, और पूरी दुनिया में राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है कि प्रजा को तो उन्होंने बाद में इंप्लीमेंट कराया, पहले अपने ऊपर लागू कर लिया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। नहीं तो आप उस समय बहुविवाह होता था, और राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। ऐसा उस कल्पना करिए, उस जमाने में ऐसा कौन राजा होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता होगा?
और उस समय जबकि बहुविवाह की प्रथा थी, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। अभी हम 2024 में भारत में चर्चा कर रहे हैं, हमारे 2 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में तो केवल इतना हुआ है, कानून बना है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो मेयर नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों मैडम? ऐसा ही है ना। हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू किया, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे न वो पार्षद बन पाएगा न सभासद बन पाएगा। उस समय सभासद जो पद होता था उसको सभासद कहते थे, उस समय लागू की। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, क्या देश में सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। अभी चर्चा कर रहे हैं, लागू नहीं हुआ है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि गरीब हो या अमीर किताब एक होनी चाहिए, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो किताब एक होनी चाहिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए, अपनी अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ। आपके हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। इसलिए पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल बताया गया राम राज्य, क्योंकि जिन विषयों पे चर्चा आज हो रही है अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में, जापान में, भारत में, ऐसे बहुत सारी नीतियों को भगवान श्री राम बहुत पहले लागू कर चुके हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। तो अगले 1 घंटे तक राम राज्य की चर्चा करेंगे। बहुत गंभीरता के साथ न सुने, ऐसा न सुने कि आपके हाथ एकदम टाइट हो जाए, आराम से सुने, मस्ती के साथ सुने। संघ में एक पद्धति है कि चुपचाप सुनते हैं, मैं थोड़ा उससे अलग हूं। मैं आपसे जब जब कुछ पूछूंगा तो आपको जोर से उत्तर देना है, और ऐसा उत्तर देना है कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि आपकी आवाज रिकॉर्ड यहां हो रही है। और इसलिए कह रहा हूं जोर से देना है, सामान्यतया मेरा वीडियो 5 करोड़ लोग देखते हैं, एवरेज जो लोग रिसर्च करके बताते हैं तो बताते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ से कुल मिला के 5 करोड़ मंथली रीच होती है। तो ब्रह्मपुर में कार्यक्रम हो रहा है, ये बात भी 5 करोड़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ब्रह्मपुर की जनता का रिस्पॉन्स क्या है, ये भी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो अगले 1 घंटे सवाल जवाब होंगे, कोई बौद्धिक नहीं होगा, हम आपसे ही पूछेंगे, आपको उत्तर देना है और हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। भारत में क्या सब लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं? क्या जोर से बोलिए। सब तोड़ते हैं? 99% तोड़ते हैं? नहीं। इनफैक्ट 99% लोग ट्रैफिक कानून नहीं तोड़ते, 1% तोड़ते हैं, और जो तोड़ते हैं उनके लिए कानून बनता है। क्या भारत में सब लोग बलात्कारी हैं? क्या 99% नहीं है। 99%, 99.99% नहीं है, 0.1% है जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो कानून बना कि नहीं बना? बना। 99% ईमानदारी से रहते हैं, चोरी लूट झपटमारी नहीं करते। चोरी लूट झपटमारी 1% करते हैं। तो कानून बना कि नहीं बना? बना। इनफैक्ट जो कानून बनता है, आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब वो 1% लोगों के लिए बनता है, बाकी 99 तो अपने आप ही उसको फॉलो करते रहते।
बाकी 99 लोग मेहनत से काम करते हैं, 99% लोग ईमानदारी से रहते हैं, बाकी 99% चोरी लूट झपटमारी नहीं करते, बाकी 99% बलात्कार नहीं करते, बाकी 99% व्याभिचार नहीं करते, बाकी 99% नशा तस्करी नहीं करते, बाकी 99% मानव तस्करी नहीं करते, बाकी 99% घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नहीं करते, 99% भारतीय नक्सली नहीं है, माओवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद भी कानून बनता है, किसके लिए बनता है? 1% लोग। लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो 99% कहते होना भी चाहिए, 1% कहते नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि जब तक ये 1% ना मान जाए तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। ये कोई लॉजिक है क्या? भारत में अधिकांश लोग हम दो हमारे दो करते हैं। मुझे लगता है इस हॉल में बैठे हुए किसी के 5-6 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 4-5 भी बड़े मुश्किल ही होंगे। ज्यादातर लोग हम दो हमारे दो हैं। तो ज्यादातर लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, करे नहीं 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 बनना चाहिए। जागृति करिए, समाज को बताइए, शिक्षित करिए, तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। अरे भैया, हेलमेट पहनने से अपनी रक्षा होती है, अपना खुद का लाभ है, पड़ोसी का भी लाभ नहीं, खुद का लाभ है। इवन माता पिता का भी लाभ नहीं हेलमेट पहनने से, अपना खुद का लाभ है। इसके बावजूद कानून हटा दीजिए, लोग बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ना शुरू करेंगे नहीं कि शुरू करेंगे? करेंगे। और कानून ऐसा बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के बाहर गए तो तुम्हारी गाड़ी जब्त, पेनाल्टी वनाल्टी नहीं होगी, वो 2000 5000 छोड़ो, पूरी बाइक ही जब्त हो जाएगी। कल बिना कोई हेलमेट के बाहर नजर आएगा क्या? कानून बना दीजिए, सीट बेल्ट नहीं लगाया गाड़ी जब्त, कोई 5000 2000 पेनाल्टी नहीं, सीधे गाड़ी ही जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल। आज के बाद तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। बिना सीट बेल्ट का कोई घूमेगा क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आधा काम खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, पुलिस का आधा काम खत्म हो जाए। केवल एक कानून बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के पकड़े गए बाइक भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल, बिना सीट बेल्ट के पकड़े गए कार भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल। राम राज्य स्थापित करने के लिए वास्तव में कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, और वो ठीक भी सोचते हैं, कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है। मैं इसका थोड़ा उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है कि कानून बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था बदलती है समाज बदल जाता है। आप कानून बना दीजिए, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसकी नागरिकता खत्म। चुनाव पे बैन मत, बैन छोड़िए वो सब कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे चुनाव में। सीधे सीधे 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नागरिकता खत्म। वो भारत में रहेगा लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में 2 तरीके के लोग हैं, एक सिटीजन, एक पर्सन। जिसको सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं उसको सिटीजन कहते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको पर्सन कहते हैं। और संविधान का आर्टिकल 11 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है वो कानून बनाए कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको सिटीजनशिप नहीं देनी। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में, उसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। लेकिन वो कानून इतना बेकार है कि आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। आप गूगल कर लीजिए, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई, ना किसी नक्सली की गई, ना माओवादी की गई, ना आतंकवादी की गई, ना अलगाववादी की गई, ना किसी भ्रष्टाचारी की गई, ना किसी नशा तस्कर की गई, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। आपके पास बंदूक है लेकिन चलती नहीं है तो काहे की बंदूक? ऐसी बंदूक का किसका क्या काम? कानून हमारे पास है, घुसपैठियों को सिटीजनशिप मिल रही है लेकिन किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है, तो काय का कानून? बेकार कानून है। राम राज्य स्थापित करने के लिए
सबसे पहले कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून और लॉलीपॉप वाला नहीं कि नहीं प्रधान नहीं बन पाओगे, पार्षद नहीं बन पाओगे, विधायक नहीं बन पाओगे। ऐसा कानून बेकार है, ऐसा कोई काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे दो कर लोगे तो 50,000 रुपए मिल जाएंगे ना। ये सब कोई एहसान, कोई दो आदमी दो बच्चा पैदा करके देश के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है कि जो उसको लॉलीपॉप दिया जाए, भैया तुम दो कर लो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे ना। चाइना जैसा दो से ज्यादा पैदा किया, दूसरी बार जुड़वा हो गए अलग बात है, चलो 3 हो गए, अदरवाइज 2 से ज्यादा किया सिटीजनशिप गई। सर्वे बताते हैं कि चाइना ने हम दो हमारे दो लागू करके 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यही है, हम दो हमारे दो। चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। चाइना ने 1950 में 1 साल के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया वो बनाया 2 चाइल्ड पॉलिसी। उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, 1977 में उसको हम दो हमारे एक कर दिया। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, हम दो हमारे एक करने से दिक्कत आ रही, तो उसको फिर से छोड़ दिया, अब हम दो हमारे दो फिर कर दिया। लेकिन 60 करोड़ लोग बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ या 142 करोड़ 145 करोड़ नहीं, बल्कि हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। 90 करोड़ होती तो गरीबी कम होती कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कम होती कि नहीं? कुपोषण कम होता कि नहीं? प्रदूषण कम होता कि नहीं? अपराध कम होता कि नहीं? अपराध का भी सीधा रिलेशन जनसंख्या विस्फोट से। इसलिए अगर राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले अवांछित बच्चों पे रोक लगानी पड़ेगी। अवांछित बच्चे अवांछित कार्य करेंगे, वांछित बच्चे वांछित कार्य करेंगे। अवांछित बच्चों को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, जो आज हमारे संविधान में नहीं बल्कि हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने भी लागू किया था, उसको लागू ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप जरा सोचिए ना, जमीन हमारे पास केवल 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी। 20%। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है और उसकी जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हम लोग कई बार बोलते हैं चाइना हमसे ज्यादा है, चाइना। अरे भैया, जनसंख्या की तुलना करने के लिए क्षेत्रफल भी तुलना करनी पड़ेगी ना। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और जनसंख्या उसकी अब 144 करोड़ है। हमने चाइना को अभी पछाड़ दिया, हम दुनिया के नंबर 1 हो गए। ऐसे लगता केवल एक ही काम में हमने रिकॉर्ड कायम किया है, वो क्या करने में, और बर्डन कितना आ रहा है। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली पॉलिसी में कानून मैंने पीआईएल फाइल किया था तो इसमें मैं रिसर्च कर रहा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। 225 लाख करोड़। भारत का बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में है। मतलब महापौर मैडम के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, विधायिका जी के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, महाराज जी के ऊपर भी 1.5 लाख कर्जा, सर्राफ साहब के ऊपर भी 1.5 लाख कर्जा, इनके बच्चों पे भी 1.5 लाख कर्जा। बच्चे आए होंगे कहीं बैठे होंगे, बच्चों पे 1.5 लाख का कर्जा।
इस पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि छोटी छोटी बातों पे जिससे देश का कोई भला नहीं होगा, समाज का कोई भला नहीं होगा, उस पे संसद में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, लेकिन जिस पे चर्चा करने से और कानून बनाने से देश का भला होगा, उस पे चर्चा ही नहीं होती। दो ही कारण है, या तो सबकी मंशा है अशांति बनती रहे, गरीबी फैलती रहे, कुपोषण फैलता रहे, और या उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए। भारत की कोई समस्या में आप वाई लगाइए, आपको 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट मिलेगा। पता नहीं आप लोगों को शुद्ध दूध मिल रहा होगा, हम लोगों को दिल्ली में शुद्ध दूध नहीं मिलता, हम नकली दूध पीते हैं। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो नकली दूध मिल रहा है। हम नकली घी खाते हैं, हमारे पास इतनी गाय भैंस नहीं है जो हमें शुद्ध दूध और घी मिल जाए। हम इंजेक्शन वाली सब्जियां खा रहे हैं। क्यों? खेत तो 2% है ना, जमीन तो 2% है, पानी 4% है, खाने पीने वाले 20% हो गए, सब्जी मिलेगी नहीं। आपको ब्रह्मपुर वालों को मिल रही होगी अच्छी सब्जी, शुद्ध सब्जी, हम लोगों को नहीं मिलती। दिल्ली एनसीआर के लोगों की हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है, एवरेज उम्र, अभी सर्वे आया। दिल्ली एनसीआर में 85 से ऊपर लोग मिल ही नहीं रहे। मैक्सिमम जो मिल रहे हैं 85 तक मिल रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। बाकी थोड़ा गांव देहात में 90-95 वाले मिल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं मिल रहे, खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पानी गंदा है, हमारी हवा गंदी है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हमारा दूध नकली, हमारी सब्जी नकली है, सब कुछ नकली है। और रूट काज क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो नकली माल मिलेगा। हम लोग खा खा के मर रहे हैं, और आप लोग भी टैक्स दे दे के मर रहे हैं। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 86,000। हमारा आपका जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक 300 बच्चे पैदा हो चुके हैं। साल में 3.25 करोड़ बच्चे, इस 3.25 करोड़ में से 1 करोड़ अवांछित है। अवांछित का मतलब या तो 5वें बच्चे हैं, या तो 6वें हैं, या 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें ऐसे है। उनके लिए मकान बनवाना है, पैसा कहां आएगा? आपको देना है। उनको वजीफा देना है, पैसा कहां आएगा? आपको देना है। उनको मुफ्त में इलाज कराना है, पैसा कहां से आएगा? आपको देना है। जीएसटी देने वाला जीएसटी दे दे के मर जा रहा है, इनकम टैक्स देने वाला इनकम टैक्स दे दे के परेशान है। टैक्स पेयर परेशान हो रहा है, इनकम टैक्स दे के, वैट दे के, टीडीएस दे के, रोड टैक्स दे के, टोल टैक्स दे के। इसके बावजूद देश पे 2.25 लाख करोड़ का कर्जा, हर भारतीय पे 1.5 लाख का कर्जा। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। बनाते रहो आप मकान। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दे पाती है, रोजगार नहीं, रोजगार तो दे ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट जॉब तो इतना दे ही नहीं सकती है, स्वरोजगार लोन के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलता है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। करते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिए, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अधर्म का नाश। और अधर्म का नाश तब होगा जब दंड कठोर हो और जल्दी मिले। आज अवैध निर्माण किया, साल भर के अंदर सजा। आज गुंडागर्दी किया, साल भर के अंदर सजा।
आज कुछ इधर उधर किया, साल भर के अंदर सजा। अगर सड़ा हुआ कानून हो, एक व्यक्ति बोले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और हमारा कानून ऐसा सड़ा हुआ हो, उसको जेल में डालने की बजाय उसको विधानसभा पहुंचा दे, तो याद रखिए उसने कई और लोगों को प्रमोट किया कि तुम भी ऐसे डायलॉग मारो, तुम भी नहीं विधायक तो पार्षद प्रधान तो बन ही जाओगे। आम के बगीचे में अगर कोई बबूल का पेड़ पैदा हो जाए, उस बबूल के पेड़ को उखाड़ने की ड्यूटी किसकी है? माली की। आम की ड्यूटी थोड़ी है कि बबूल के पेड़ को धक्के मार मार के उसको वहां से उखाड़ के फेंके। ये बहुत गलत धारणा है। अगर आम के पेड़ को बबूल के पेड़ से लड़ना ही है तो माली रखने की जरूरत क्या है? किस लिए माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब दिया जाता है? भाई अल्टीमेटली जितनी व्यवस्था बनी है, पुलिस, जज, सांसद, विधायक, मंत्री, ये बने किस लिए? सड़क बनवाने के लिए, नाला ठीक कराने के लिए, बिजली का खंभा गड़वाने के लिए? किस लिए है ये? इनका काम है धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण। अगर डॉक्टर बातें बड़ी अच्छी अच्छी करे लेकिन अच्छी दवाई ना दे, उसको अच्छा डॉक्टर कहेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। मिस्त्री बातें बहुत अच्छी अच्छी करे, ठीक से दीवार की चिनाई ना करे, अच्छा मिस्त्री कहलाएगा क्या? हो व्यापारी बातें खूब करे, ठीक से व्यापार न करे, अच्छा व्यापारी हुआ क्या? टीचर खूब बातें करे लेकिन ठीक से बच्चों को न पढ़ाए, अच्छा टीचर हुआ क्या? वैद्य खूब बातें करे, ठीक से दवा न दे, अच्छा वैद्य हुआ क्या? वैसे ही सांसद विधायक का मुख्य कार्य है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। वो देश 50-50 साल में विकसित देश बन गए। सिंगापुर में कुछ नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था लागू किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल में विकसित हो गया। जापान में कुछ नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था लागू किया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल में विकसित हो गया। आखिर ऐसा क्या कारण है? सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। भगवान राम भारत में पैदा हुए, भगवान कृष्ण भारत में पैदा हुए, शंकराचार्य जी भारत में पैदा हुए। सबसे ज्यादा शंकराचार्य, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर, सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा धर्म गुरु भगवान बुद्ध की धरती भारत, भगवान महावीर की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, भगवान राम की धरती भारत। इतनी यहां घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, सारा यहां क्यों है? और जापान में कोई नहीं पैदा हुआ, वहां क्यों नहीं है? सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए, सिंगापुर में तो कोई नहीं पैदा हुआ। जो समस्या भारत में हो सिंगापुर में क्यों नहीं है? बाकी तो छोड़ो, जितनी चोरी लूट झपट मारी भारत दिल्ली में है, उतनी दुबई में क्यों नहीं है? जो लोग धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, उनको कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप सुधार नहीं सकते। उनके लिए यही है कठोर दंड व्यवस्था, जस्टिस विद इन ईयर। गलत किया अंदर। इसलिए मेरा यह मानना है कि देश के सभी सांसदों को, विधायकों को, सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए। कुम्हार क्या करता है? कच्ची मिट्टी की खुदाई करता है, फिर तोड़ाई करता है, गुथाई करता है, सफाई करता है, खरपतवार निकालता है, उसके बाद चाक पे रखता है तो एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, अंदर वाले हाथ से उसको ऊपर उठाता है और बाहर वाले हाथ से उसको दबाता है। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। दो चीज ठीक हो जाए भारत में,
शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सबको संस्कार दे, धर्म की जय हो करना सिखाए, और दंड व्यवस्था ऐसी हो जो अधर्म का नाश करना शुरू कर दे। भारत में राम राज्य आ जाएगा, फिर देरी नहीं लगेगी। और भारत के कानूनों को बदलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई अग्नि मिसाइल थोड़ी बनाना है, या ब्रह्मोस थोड़ी बनाना है, अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान थोड़ी बनाना है। भाई जो अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, सिंगापुर हुआ, ये अपने मिसाइल उसाइल की डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालते ना, छिपा के रखते हैं। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने उनसे बढ़िया मिसाइल बना लिया, उनसे सस्ते में कम पैसे में चंद्रयान बना लिया। तो क्या हम दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं बना सकते क्या? 1000 से ज्यादा हमारे पास रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, 1000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस बैठे हुए हैं, रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर बैठे हुए हैं। करना क्या है? सबका सहयोग ले लीजिए। 1700 लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेजों का सहयोग ले लीजिए। साल भर के अंदर सारे कानून बदले जा सकते हैं, सारे कानून सर्वोत्तम कानून बन सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जाए। मैं इसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। भाई मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस करते हैं उनको डेड बॉडी उठा के देते हैं ना, कि देखो डेड बॉडी को, इसमें तुम अपना एक्सपेरिमेंट करो, इसे सीखो। हमारे कानून भी एक तरीके से डेड कानून है। इनको उठा के लॉ कॉलेज को दे दो। 1700 लॉ कॉलेज है, प्रत्येक लॉ कॉलेज के लिए फिक्स कर दिया जाए कि आपको हर साल एक कानून के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। इस कानून पे सिंगापुर में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, रूस में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या व्यवस्था है, इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी बनानी है। स्टडी बना के आपको सर्वोत्तम ड्राफ्ट बना के देना है। सरकार को बैठे बैठे 1700 सर्वोत्तम कानून हर साल मिल जाएंगे, 1700 ड्राफ्ट मिल जाएगा हर साल। बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। बच्चे इसी बहाने इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या चल रही है सीखेंगे। लॉ कॉलेज की फैकल्टी को सीखने का मौका मिलेगा। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस 60 साल के बाद क्या करें, उनको थोड़ा काम मिल जाएगा और भारत में बदलाव आ जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है अब इस पे काम शुरू होगा। मैं वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पिछले 10 साल में 1500 कानूनों को खत्म किया है। लेकिन अभी 225 अंग्रेजी कानून बाकी हैं। 1500 खत्म करने के बाद अभी 225 अंग्रेजी कानून बाकी हैं, 1950 से पहले बने वाले। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी बहुत सारे घटिया कानून बनाए, उनको भी बदलना है। उसमें से 25 कानून तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जो बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया, यानी 1950 के बाद वालों ने बनाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के या कानून को खत्म करके या कानून को संशोधित करके किया जा सकता है। केवल जो दैवीय समस्याएं हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इसको छोड़ दीजिए तो भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है कानून। समाज, केवल समाज को सुधारने से व्यवस्था नहीं बदलेगी जब तक हम कानून को नहीं बदलेंगे, क्योंकि समाज और शासन एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। धर्म की जय करना केवल समाज का काम नहीं है, शासन का भी काम है। अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है। आपके बगल में कोई नशा तस्कर है, अब उस नशा तस्कर को गिरा के मारना क्या समाज का काम है क्या? उसको फांसी देना किसका काम है? कानून का। और एक चीज और ध्यान रखिए, इस देश में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कानून है। वैसे हम कहते हैं इस देश में सबसे पावरफुल राष्ट्रपति महोदया है। क्या राष्ट्रपति महोदया किसी को 2 थप्पड़ मार सकती हैं क्या? मार सकती हैं क्या? लेकिन कानून तो किसी की जान भी ले सकता है, फांसी भी दे सकता है। क्या राष्ट्रपति महोदया किसी को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपने घर में बंद करके रख सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन कानून तो किसी को 20 साल के अंदर तिहाड़ के अंदर डाल सकता है। तो पावरफुल कौन हुआ, राष्ट्रपति या कानून? कानून। भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है, इसलिए कानूनों को बदलने के लिए हम सबको मांग करना पड़ेगा।
मैं आशा करता हूं आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। नहीं संतुष्ट होंगे तो चिंतन करिए, सोचिए, लेकिन संतुष्ट है या असंतुष्ट अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखना जरूर शुरू करिए, जिससे समाज में इस पर एक चर्चा शुरू हो। आप लोगों ने इतनी देर सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे इंदौर पहुंचना है, फिर फ्लाइट पकड़नी है, नहीं तो आप लोगों के साथ में थोड़ा सवाल जवाब भी लेता, आगे भी करता, लेकिन चूंकि मुझे जाना है इसलिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है इस समय। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, जबकि देश आजाद हुआ था तो 4 करोड़ लोग थे। 40 करोड़ जब जनसंख्या थी तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी 10% गरीब थे। 145 करोड़ जनसंख्या है तो 81 करोड़ गरीब हैं, यानी 65% गरीब हो गए। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? ये आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। ये सब चीजें आप गूगल कर सकते हैं, सब चीजें रिसर्च कर सकते हैं आप। तो गरीबी बढ़ क्यों रही है? साधन है नहीं हमारे पास, साधन है नहीं जनसंख्या पे। मैं यूपी का रहने वाला हूं, प्रयाग का। बिहार बंगाल की सारी गाड़ियां इलाहाबाद होकर गुजरती हैं। गाड़ियों की संख्या 3 गुनी हो चुकी है। मेरे देखते देखते बचपन में जब 9th में, मतलब 10th में, 12th में था, तो जितनी गाड़ियां थी लगभग उसकी 3 गुना गाड़ी हो गई है। लेकिन जो सिचुएशन मुझे बचपन में याद आती थी, लोग लटक के जाते थे चालू डब्बे में, उससे ज्यादा लटक के आज की डेट में जा रहे हैं। ट्रेन बढ़ गई है लेकिन लटकने वालों की संख्या नहीं घटी है। क्यों? जनसंख्या विस्फोट। ये बात हम समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए। बाकी तो छोड़िए, हमने स्कूल के सिलेबस में भी नहीं डाला कि जनसंख्या विस्फोट के कितने नुकसान होते। हमने स्कूलों में इस पे निबंध प्रतियोगिता भी नहीं कराई, ऐसे कंपटीशन भी नहीं कराया, वाद विवाद भी नहीं कराया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसके ऊपर हमने डिबेट नहीं रखी कि जनसंख्या विस्फोट का क्या नुकसान है। अल्टीमेटली आप लोग टैक्स देते रहिए, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का अगर समाधान करना है तो सबसे पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था, 90% लोग नहीं, जो हम कुछ लोग कहते हैं बहुत कम लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, जो कम लोग कर रहे हैं उन्हीं के लिए कानून चाहिए, और क्या। जो आदमी 2-2 बच्चे कर ही रहा है, शराब साहब को थोड़ी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, तो 2 से ही चल रहा है इनका काम। हम 2, हमारे 2 फॉलो कर रही है। जो ज्यादा कर रहा है उसके लिए चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाना शुरू करिए। और आवाज उठाने का सबसे बढ़िया तरीका है, और कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए। विधायिका मैडम बैठी हैं, आशा करता हूं आने वाले सत्र में इस पर कुछ जरूर उठाएंगी, विधानसभा में इस पर जरूर कुछ बोलेंगी। लेकिन इसको अगर हमने नहीं रोका तो हमारी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी। जब तक 2 करोड़ घर बनेगा, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, तो 8 करोड़ लोग तो अभी बिना घर के रह गए ना। 2 करोड़ रोजगार दिया, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो गए, तो 8 करोड़ बेरोजगार तभी भी रह गए। अब उनको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करो। बेरोजगारी भत्ता वाला पैसा कहां से आएगा? आपको ही देना है। इनकम टैक्स देना, या तो टीडीएस देना, जीएसटी देना, वैट देना, आप ही को देना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अब थोड़ा सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित के कार्यों के लिए करिए। समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। जितना ज्यादा हो सके इस पर जन जागरण करिए। क्योंकि ये भी याद रखिए, केवल जन जागरण से अपराध नहीं रुकता ना, ऐसे जन जागरण करने से जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं होगा। जिसका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो नासमझी में या जानबूझ के, जो अगर 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहा है तो समझाने से नहीं मानेगा। उसको तो भय देना पड़ेगा, अगर तुमने 2 से ज्यादा किया तुम्हारी नागरिकता गई। और कोई तरीका नहीं है। और कोई सोचता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो संविधान में बिल्कुल इसका प्रावधान है। संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल लिखा हुआ है।
कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ये केंद्र की भी ड्यूटी है, राज्य की भी ड्यूटी है। जिस दिन केंद्र बना देगा, राज्यों वाले कानून ओवरलैप हो जाएंगे, नहीं तो राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। राम राज्य की हो रही है, तो राम राज्य है क्या? वैसे राम राज्य ज्यादा समझना है तो आप उत्तरकांड पढ़िए। अगर मैं राम राज्य को 4 शब्दों में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये 4 वाक्य ही राम राज्य है। राम राज्य केवल समाज के जरिए स्थापित नहीं होगा, बल्कि शासन को भी उस राम राज्य स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ध्यान से अगर आप देखिए तो भारत के संविधान भी यही कहता है। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। महावीर त्यागी, अलादे कृष्णा अय्यर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनका यह कहना था संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब इसमें राम राज्य की स्थापना करने के लिए 3 व्यवस्था दे दी गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अल्टीमेटली सरकार की ड्यूटी क्या है? न्यायपालिका की क्या ड्यूटी है, कार्यपालिका की क्या ड्यूटी है, विधायिका की क्या ड्यूटी है? सरकारों की ये ड्यूटी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की ये ड्यूटी है, ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे धर्म की जय हो। कठोर दंड व्यवस्था लागू करें जिससे अधर्म का नाश हो। सरकार की ड्यूटी है ऐसी शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करें जिससे प्राणियों में, सरकार की यह ड्यूटी है ऐसी व्यापार व्यवस्था लागू करें जिससे विश्व का कल्याण। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्व कल्याण की बात नहीं कही गई है, संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व कल्याण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है सरकार की ड्यूटी है विश्व शांति के लिए प्रयास करें, धर्म की जय हो तब होगी जब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएगा। अधर्म का नाश तब होगा जब कानून व्यवस्था सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार होगी। प्राणियों में सद्भावना तब होगी जब फिर से हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। और विश्व कल्याण तब होगा जब एक व्यापार नीति हो, एक रोजगार की नीति हो, एक व्यापार संहिता हो। ऐसे व्यापार पे कंप्लीट प्रतिबंध लगाया जाए जो मानवता के खिलाफ है, भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। भाई हुक्का बार खोलना, इससे कोई लाभ है क्या भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को? डांस बार से कोई लाभ है? बियर बार से कोई लाभ है? सुट्टा बार से कोई लाभ है? पता नहीं कैसे कैसे बार खोलते रहते हैं जिससे अशांति फैलती है। अल्टीमेटली जब अशांति फैलती है तो लोग पुलिस को गाली देते हैं कि देखो तो शांति स्थापित नहीं कर पा रहे। अशांति फैलवा कौन रहा है? जो लाइसेंस दे रहा है। और गजब का पाखंड चल रहा है। एक डिपार्टमेंट शराब खोलने की फैक्ट्री लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट शराब बेचने का लाइसेंस देता है, तीसरा डिपार्टमेंट प्रचार करता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा मिला जुला खेल देखिए जरा। एक डिपार्टमेंट शराब खुलवा रहा है, फैक्ट्री खुलवा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट बियर बार, हुक्का बार, ठुक्का बार, सुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन से बार का लाइसेंस दे रहा है, तीसरा डिपार्टमेंट कह रहा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और चौथा डिपार्टमेंट पुलिस वाला पकड़ पकड़ के ठोक ठोक के उसका थाने में डाल रहा है कि शराब पी के गाड़ी चला रहे भाई तुम्हारा चला। जनता को आज तक समझ में नहीं आया। अरे भैया कहते नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शराब का लाइसेंस फैक्ट्री बंद करवा दो, सारा सिस्टम ही खत्म। जैसे एक ऐड प्रचार चल रहा है, वो प्लास्टिक क्या कहते हैं, कौन सा प्लास्टिक बंद होना चाहिए? हाँ, अरे वो प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद करवा दो, अपने आप बंद हो जाएगा। काहे जनता को कह रहे हो प्लास्टिक, ये रीयूज वाला प्लास्टिक बंद करो बंद करो बंद करो। बनवा कौन रहा है?
बेचवा कौन रहा है? और जनता को बोल रहे हैं नहीं नहीं इसको यूज मत करो। यूज नहीं करेंगे तो किसके लिए बन रहा है वो? पाकिस्तान वालों के लिए बन रहा है क्या, या बांग्लादेश वालों के लिए बन रहा है वो? मैं आप लोगों से चर्चा करने के इसलिए कह रहा हूं, इस पे बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, नहीं तो इसी खेल में फंसे रह जाएंगे। कैसे कैसे करप्शन को डिजाइन किया जाता है। ट्रेन में पहले टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है एसी के कोच का, जिससे आपको ठंडी लगे, फिर आपको कंबल दिया जाता है, कंबल ओढ़ लो। अरे भैया ट्रेन का टेम्परेचर बढ़ा दो, 25 डिग्री कर दो, काहे 18 रखे हो? बिजली भी बचेगी, कंबल भी बचेगा। और पूरी दुनिया में कंबल कहीं और नहीं दिया था, केवल भारत में दिया जाता है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में देते थे, लेकिन पाकिस्तान वाले चोरी करके घर लेके चले जाते थे कंबल, तो उन्होंने कंबल देने बंद कर दिया। पाकिस्तान में कंबल केवल इसलिए बंद हो गया कि जब लोग उतरते थे तो अपनी अटैची में कंबल भी ले जाते थे। एफआईआर कर करके दुखी हो गए, समझ में आ गया एफआईआर करने से, तो उन्होंने क्या बोला अब केवल चद्दर ही मिलेगा, बाकी कंबल मिलेगा ही नहीं। हमारे देश में पहले 18-20 डिग्री कोच का टेम्परेचर कर देंगे, फिर आपको कंबल दे देंगे, उसके बाद फिर जानते क्यों कंबल देते हैं? क्योंकि चद्दर 100 रुपए का मिलता है, कंबल 1000 का मिलता है। चद्दर खरीदने पे जो 20% कमीशन थोड़ा कम पड़ता है, कंबल खरीदने पे 20% थोड़ा ज्यादा आता है। चद्दर की धुलाई 10 रुपए है तो उसका 20% 2 रुपए हुआ। कंबल की धुलाई 100 रुपए है, उसका 20% 200 रुपए हुआ। तो धुलाई में भी अच्छा आता है, खरीदने में भी अच्छा आता है। आवाज ही नहीं उठाते। भारत की जनता पता कैसी हो गई? हाथी हो गई है। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है बड़ा पावरफुल होता है, तो उसको क्या करते हैं, लोहे की मोटी चेन से बांध दिया जाता है। वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि लोहे की चेन होती है। और जैसे ही महावत को समझ में आ जाता है कि मानसिक रूप से भी ये गुलाम हो चुका है, अब ये तोड़ेगा नहीं, तो लोहे की चेन हटा के उसको पतली वाली रस्सी वाली चेन बांध दी जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, हाथी का जो बच्चा होता है उसको लोहे की चेन से बांधा जाता है, और जब हाथी बड़ा होता है तो उसको पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। फिर भी वो तोड़ता नहीं, भागता नहीं कभी तोड़ के। क्यों? क्योंकि बचपन में वो मानसिक गुलाम हो चुका है। हम लोग भी मानसिक गुलाम हो चुके हैं, या तो पार्टियों के गुलाम हो गए, या नेताओं के गुलाम हो गए, दल गुलाम हो गए, भगवान जाने काहे काहे के गुलाम हो चुके हैं, लेकिन गुलाम हो गए।